ईरान और इजराइल, ये दो नाम जब भी साथ आते हैं तो तनाव की एक लहर सी दौड़ जाती है। ये एक ऐसी दुश्मनी है जो दशकों से मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर को बदल रही है। अब देखिए, हमारे सोर्सेज ने इसी तनाव को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक 2026 युद्ध का सिनेरियो बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पुरानी दुश्मनी है ये वाकई एक बड़े खतरनाक युद्ध की तरफ बढ़ रही है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये कोई डिप्लोमैटिक बयानबाजी नहीं है। ये एक सीधी सीधी धमकी है। ईरान का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसे हम IRGC कहते हैं, उनके ये शब्द ये साफ कर देते हैं कि दांव पर क्या लगा है। ये अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही। ये मामला आप कह सकते हैं पर्सनल हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये जो 2026 के युद्ध की बात है, ये बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, एक फ्रेमवर्क जिसका इस्तेमाल हमारे सोर्सेज ने इस गहरी और पेचीदा दुश्मनी को एनालाइज करने के लिए किया है। तो चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं, और इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। अब ये बात सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ईरान और इजराइल हमेशा से दुश्मन नहीं थे। जी हाँ, एक वक्त था जब ये दोनों सहयोगी थे, पर्दे के पीछे मिलकर काम करते थे। तो फिर सब कुछ बदला कैसे? जवाब है एक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। देखिए इस टाइमलाइन को, ये दिखाता है कि बदलाव कितना कितना बड़ा और अचानक था। 1979 से पहले सब ठीक था। शाह के ईरान और इजराइल के बीच मतलब एक प्रैक्टिकल रिश्ता था, ट्रेड, इंटेलिजेंस सब चल रहा था। लेकिन फिर आया 1979 और इस्लामी क्रांति। अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और बूम, ईरान की नई सरकार ने इजराइल को एक दोस्त से सीधे अवैध राज्य और अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। और बस वहीं से इस खतरनाक दुश्मनी का बीज बोया गया। अब ये जो दुश्मनी है ना, ये आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा प्रॉक्सी के जरिए लड़ी गई है। प्रॉक्सी वॉर, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दोनों देश खुद सीधे नहीं लड़ते, बल्कि दूसरे देशों में मौजूद गुटों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया या सीरिया में दूसरे ग्रुप्स। ये एक तरह की शैडो वॉर है, एक परछाइयों की जंग जो दशकों से चली आ रही है। तो चलिए अब आते हैं इनकी मिलिट्री ताकत पर। और यहाँ की कहानी बिल्कुल क्लासिक है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। यानी एक तरफ है ईरान की विशाल सेना की संख्या और दूसरी तरफ है इजराइल की हाई एंड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जबरदस्त बड़ी सेना। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो ये आंकड़ा है लगभग 6,10,000। ये बहुत बड़ी संख्या है और जमीन पर ये उसे एक जबरदस्त एडवांटेज देती है। लेकिन इजराइल के पास इसका भी जवाब है, और वो है उसकी रिजर्व आर्मी। भले ही उनकी एक्टिव सेना छोटी हो, पर उनके पास करीब 4,65,000 की एक विशाल ट्रेंड रिजर्व फोर्स है। और कमाल की बात यह है कि इन्हें जरूरत पड़ने पर बहुत बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सकता है। तो जमीनी ताकत को देखें तो नंबर्स के हिसाब से ईरान आगे दिखता है ना? ज्यादा टैंक, ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, ज्यादा रॉकेट लॉन्चर। लेकिन यहीं पर वो क्वालिटी वाली बात आती है। इजराइल के जो टैंक हैं जैसे मरकवा, वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड और बैटल प्रूवन टैंक्स में गिने जाते हैं। तो सिर्फ नंबर सब कुछ नहीं बताते। और जब बात हवा की आती है तो यहाँ इजराइल का टेक्नोलॉजिकल एज बिल्कुल साफ साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ इजराइल के पास F-35 जैसे लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, और दूसरी तरफ ईरान का बेड़ा वो काफी हद तक पुराने सोवियत और अमेरिकी दौर के विमानों पर टिका है। तो एयर पावर में इजराइल का पलड़ा काफी भारी है। अब आते हैं समंदर पर। यहाँ कहानी फिर से थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ईरान के पास एक बड़ा नेवल फ्लीट है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते को चोक करने की क्षमता। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की नेवी छोटी है पर बहुत मॉडर्न है। उनके पास हाई क्वालिटी स्टेल्थ सबमरीन्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं। तो यहाँ मुकाबला थोड़ा अलग है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का जवाब इजराइल ने दिया है दुनिया के शायद सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। ये एक तरह की 3 लेयर वाली ढाल है। एक मल्टी लेयर्ड शील्ड। छोटी दूरी के रॉकेट्स के लिए है आयरन डोम, मीडियम रेंज खतरों के लिए है डेविड स्लिंग, और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को तो स्पेस में ही मार गिराने के लिए है एरो सिस्टम। मतलब एक पूरा सुरक्षा कवच। तो ठीक है, हमने दोनों की मिलिट्री ताकत का एक अंदाजा ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये टकराव, ये शैडो वॉर एक फुल स्केल जंग में बदल गया तो क्या होगा?
चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि ऐसा युद्ध कैसा दिख सकता है। आगे क्या होगा, यही वो सवाल है जो आज दुनिया भर के लीडर्स और एक्सपर्ट्स के दिमाग में घूम रहा है। अगर ये जो परछाइयों की जंग है ये आमने सामने की लड़ाई में बदल गई तो क्या होगा? हमारे सोर्सेस के मुताबिक यहाँ से 3 रास्ते निकल सकते हैं। पहला रास्ता लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो चल रहा है वही चलता रहे, टारगेटेड हमले, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी लड़ाइयाँ, लेकिन फुल स्केल वॉर से बचा जाए। दूसरा रास्ता जो कि ज़्यादा खतरनाक है, एक रीजनल वॉर, मतलब लड़ाई बढ़ जाए, हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स इसमें कूद पड़ें और हो सकता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर्स भी इसमें खींची चली आएं। और तीसरा रास्ता है डिप्लोमैटिक प्रेशर, यानी दुनिया के बड़े देश, यूएन सब मिलकर बीच बचाव करें और इस आग को बुझाने की कोशिश करें। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, इसके झटके पूरी दुनिया को लगेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि ग्लोबली यानी दुनिया भर में क्या क्या दांव पर लगा हुआ है। ये चार्ट देखिए, ये उस क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली बहस को बिल्कुल साफ कर देता है। 2024 के डेटा के हिसाब से इजराइल का डिफेंस बजट है करीब $46 बिलियन और ईरान का सिर्फ $7.9 बिलियन। ये जो इतना बड़ा गैप है ये दिखाता है कि इजराइल अपनी मिलिट्री की टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पर कितना ज्यादा पैसा लगाता है। तो इससे हमें दोनों की मिलिट्री सोच का पता चलता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईरान का फोकस है अपनी बड़ी संख्या पर, प्रॉक्सी ग्रुप्स के इस्तेमाल पर और मिसाइलों के एक बड़े जखीरे पर, ताकि कोई भी उन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। वहीं इजराइल का भरोसा अपनी टेक्नोलॉजी पर है, अपनी एयरफोर्स की ताकत पर, अपने डिफेंस सिस्टम पर और इस क्षमता पर कि वो कितनी तेजी से अपनी रिजर्व फोर्स को तैयार कर सकते हैं। और अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इसके असर से कोई नहीं बच पाएगा। दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ेगा, जिससे कीमतें आसमान छू सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसा अहम शिपिंग रूट बंद हो सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का एक ऐसा तूफान आ सकता है जिसकी चपेट में दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी आ सकती हैं। स्टील से लेकर फर्टिलाइजर तक कई इंडस्ट्रीज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं, प्रॉक्सी वॉर, साइबर अटैक और कभी-कभी होने वाली सीधी झड़पों के बीच मिडिल ईस्ट एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिका हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये संतुलन टूटेगा, बल्कि असल सवाल ये है कि ये कब टूटेगा।